तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर आए चक्रवात। ऐसा ही है जैसा आपने फैन का जिक्र करा, चक्रवात भी कुछ ऐसा ही टॉपिक है। ठीक है, अब चक्रवात है क्या? दाब एवं ताप के अंतर के कारण हवाओं का विरोधी आप इसको घर्षण कह सकते हैं, चक्रवात कहलाएगा। दो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ताप अंतर और दाब, जब ताप बदलेगा तो दाब भी बदलेगा। दाब के बदलने से हवाएं डिफरेंट दिशाओं में चलेगी, एक दूसरे से टकराएगी और टकराने के कारण चक्रवात पैदा होगा। ठीक है, चक्रवात दो प्रकार का होता है। एक चक्रवात होता है शीतोष्ण और एक होता है उष्ण चक्रवात। चक्रवात के हो गए दो टाइप बच्चों, एक हो गया शीतोष्ण और एक होता है उष्ण चक्रवात। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, शीतोष्ण है ये शीत क्षेत्र में होगा, उष्ण ये गर्म क्षेत्र में होगा। इसके लिए जो होगा ये 30 से 60 डिग्री के मध्य बनता है। ये आपको समझना होगा, शीतोष्ण चक्रवात जो है 30 से 60 डिग्री के मध्य बनेगा। तो 30 से 60 डिग्री के क्षेत्र में हम चले और देखिए क्या स्थिति बनेगी। अगर हमने ये अक्षांश बना लिया, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90। ये सपोज करो ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये 0 डिग्री अक्षांश है। मैंने कहा कि इनके बीच में शीतोष्ण चक्रवात बनेगा। ठीक है, तो होगा ये कि इस तरफ से इस तरफ कैसी हवाएं चलेगी, इस तरफ से इस तरफ कैसी हवाएं चलेगी, गर्म हवाएं, और इस तरफ से इस तरफ ठीक है, एक तरफ से गर्म हवाएं चल रही है, एक तरफ से ठंडी हवाएं चल रही है, दोनों हवाओं का कोलिजन हुआ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब इस जगह ये घेरा बन गया और इस घेरे में गर्म और ठंडी हवाएं टकराई, तो होगा ये कि ठंडी गर्म हवा को ठंडी हवा ने घेर लिया। प्यारे बच्चों ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं। गर्म हवा अंदर आ गई, ठंडी हवा बाहर हो गई, तो अंदर दाब कैसा हो गया? प्रेशर कैसा हो गया? प्रेशर गर्म होगा। मैंने कहा ताप ज्यादा है, T पॉजिटिव है, यहां T नेगेटिव है, तो यहां प्रेशर कैसा होगा? कम। वेरी गुड। तो अंदर प्रेशर हो गया लो नेगेटिव और बाहर प्रेशर हो गया पॉजिटिव। मैंने कहा था हवाएं किस तरफ बहेगी? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। दैट्स मीन्स कि हवाएं बाहर से अंदर की ओर बहनी शुरू कर देगी। ठीक है, और यहां एक चक्रवात साइक्लोन बवंडर का निर्माण हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है। हवाएं एक दूसरे से टकराएगी और एक बवंडर का निर्माण कर देगी, जिसे हम चक्रवात कहेंगे। मैं बात कर रहा हूं अभी शीतोष्ण चक्रवात की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए चक्रवात किस गोलार्ध में किस स्थिति में रोटेट होगा, तो ध्यान कर लो, जो चक्रवात होगा वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमेगा। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात अगर अर्थ के दो हिस्से कर लिए जाए तो इस तरफ घड़ी की सुइयों के विपरीत
और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुदिश करेगा। फैक्ट, कोज, कारण क्या है? कारण कौन सा बल है? कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल के प्रभाव के कारण चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछ सकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमेगा। ये बताओ आपको शीतोष्ण चक्रवात समझ में आ गया क्या? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है, इसके बारे में फिर बात करते हैं कि ये कैसा होता है, क्या प्रभाव करता है। फिलहाल मैंने उत्तरी गोलार्ध का शीतोष्ण चक्रवात की बात करती मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं उष्ण चक्रवात की। ये कहाँ से आया और किस तरह बना? ये 0 डिग्री अक्षांश है, इससे 30 डिग्री इस तरफ चले जाओ नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। कोई कंफ्यूजन नहीं है? मैं जानना चाहता हूं कि यहां प्रेशर कैसा होगा, भूमध्य रेखा पर प्रेशर कैसा होता है। ये टॉपिक मैं आपको पहले ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूं। यहां होता है प्यारे बच्चों टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, ये पढ़ा चुका हूं। पहली जो बेल्ट, जब मैंने वायु दाब पेटी पढ़ाई थी तब मैंने आपको ये बताया, लेकिन आपकी समस्या ये आ रही कि ना आप वीडियो देख रहे ना आप पढ़ रहे। यहाँ टेम्परेचर लो लेकिन प्रेशर हाई हो जाएगा, यहाँ भी प्रेशर हाई हो जाएगा। और हवाएं किस तरफ मूवमेंट करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दैट्स मीन्स कि हवाएं इस तरफ। जिसको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में ना आ रहा हो तो मुझसे पूछे। जिसको कहीं बोरियत महसूस हो रही हो, ये फील हो रहा हो कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो मुझसे बात करे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस बात में? ठीक है, तो इस तरह से यहाँ 2 प्रकार की हवाओं का कोलिजन हुआ, 2 प्रकार की हवाओं का टकराव हुआ, और टकराव होने से यहाँ भी एक साइक्लोन बनेगा और ये गर्म रहेगा, गर्म चक्रवात। इसकी स्पीड इसके अंदर जो हवाएं चलेगी चक्रवात के अंदर, उसकी तुलना में कहीं अधिक होगी। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चल सकती है इस जोन में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? इस चक्रवात में चलने वाली हवाओं की स्पीड ज़्यादा हो। तो चक्रवात क्या होता है आपको समझ में आ गया? चक्रवात के 2 टाइप मैंने आपको समझाए। ठीक है, अब चक्रवात के बारे में थोड़ी सी और बात कर ले, फिर उसके बाद मैं आपका डाउट ले लूंगा। किसी का चक्रवात से कोई डाउट है तो। अगर ये एक साइक्लोन है, ये एक चक्रवात है, ठीक है, और ये चक्रवात इस तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो बीच का भाग है इसे आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात की आंख। इसको बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन, चक्रवात की आंख। ये जो हिस्सा है इसको फ्रंट ऑफ साइक्लोन बोलते हैं, चक्रवात का अग्रभाग। और ये बैक ऑफ साइक्लोन, पश्च भाग। चक्रवात का पश्च भाग। ठीक है, तो अगर किसी क्षेत्र में साइक्लोन पहुंच रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसका जो साइज होता है वो 1200 किलोमीटर लंबा तक हो सकता है। ये 1200 किलोमीटर तक, इतना बड़ा भी एक चक्रवात हो सकता है। जब किसी क्षेत्र में साइक्लोन का अग्रभाग पहुंचेगा तो ये क्षेत्र में भारी वर्षा कराने में सहायक हो सकता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? जब ये आई या मिडिल पार्ट या सेंटर ऑफ साइक्लोन आपके यहाँ पहुंचेगा तो वहाँ शांति हो जाएगी, उस क्षेत्र में वर्षा रुक जाएगी, मौसम शांत हो जाएगा। दीपक यहाँ ध्यान दे, मौसम जो है शांत हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही चक्रवात फिर यहाँ पहुँचा, चक्रवात का पश्चिम भाग यहाँ पहुँचा, तो पश्चिम भाग के यहाँ पहुँचते ही पुनः फिर बारिश और चीज़ें जो है एक्टिव हो जाएगी। ठीक है,
तो भारत में इस प्रक्रिया को चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। इनके अलग अलग क्षेत्र में आने के कारण इनका अलग अलग नाम हो सकता है। पूरी दुनिया में सबसे पहले साइक्लोनों का नाम क्षेत्र के आधार पर डिफाइन करना अमेरिका ने शुरू किया था। इनके आने की ज़्यादा संभावना है, ये फील्ड में नहीं आते, ये तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो तटीय क्षेत्रों में आने वाले साइक्लोनों का नाम, भारत में नामकरण की व्यवस्था नहीं थी, ये अभी शुरू हुई है भारतीय महाद्वीप क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में, लेकिन अमेरिका महाद्वीप में पहले से आते हैं। तो इनके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में इसको बोलते हैं टार्नेडो। अमेरिका हो गया, मेक्सिको हो गया, मेक्सिको में इसको बोलते हैं, आ रहा है यहां तक कैमरे में, इनको बोलते हैं टार्नेडो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, इसको बोलते हैं विली विली, विली विली। ठीक है, भारत में इनके नाम हैं जलज, वायु, बवंडर, ये भारत में इनके नाम हो सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा चीन और जापान में इसे बोलते हैं टाइफून। ठीक है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान ने इनका नाम रखा लैला, उससे भी खतरनाक है कैटरीना। ठीक है, तो ये साइक्लोन के अलग अलग, ये इतना आ रहा है, वीडियो में आ रहा है, तो ये हर देश ने अपने अलग अलग नाम रखे। अब ये डिसाइड किया गया कि किस क्षेत्र में आने वाले किस साइक्लोन का क्या नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो कि हम अपने हिंद महासागर महाद्वीप की बात करें, तो इसमें देश है जैसे भारत हो गया, जैसे श्रीलंका हो गया। समझना ये किस तरह से डिसाइड, पहले से डिसाइड होता है कि अगर इस बार साइक्लोन आ गया तो उसका नाम ये होगा। ठीक है, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे म्यांमार हो गया, इस तरह के इस क्षेत्र में 7-8 कंट्री पड़ेंगे, तो इनके नंबर डिसाइड हो जाएंगे कि इस बार आपको नाम रखना है, उससे अगली बार आपको नाम रखना है, उससे अगली बार आपको, उससे अगली बार आपको। तो भारत अपने जो जितने भी साइक्लोन नेम होंगे वो पहले से डिसाइड कर देगा कि मेरे ये है भाई। ठीक है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग, जैसे वायु है और बवंडर है, तो वायु का पहला अक्षर वी से बना हुआ है और बवंडर का बी से, तो अल्फाबेट के अनुसार बवंडर पहले आएगा और वायु बाद में। समझ गए? जब भारत का नंबर आएगा नाम रखने का इन सारे कंट्रियों में, तो भारत पहले बवंडर का नाम रखेगा। उसके बाद जब भारत का नेक्स्ट नंबर आएगा तो और भारत को नाम देना होगा, तो सबको पता होगा कि इस बार कौन सा तूफान आने वाला है, वायु आने वाला है, पहले से डिसाइड हो जाता है नाम। फिर ऐसे ही अन्य देश है, जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान लैला और कैटरीना है, तो आपको देखना है कि एल और के अल्फाबेट के अनुसार कौन पहले आएगा, के पहले आएगा, तो पहले कैटरीना आएगी और बाद में लैला आएगी। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से उस क्षेत्र के बवंडर का नाम या फिर आपके साइक्लोन का नाम डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, पहले से सीक्वेंस समझ में आ गई, सिस्टम समझ में आ गया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चक्रवात संबंधित मुझे लग रहा है विशाल का एक डाउट है, उस पर बात कर ली जाए। हाँ विशाल, तुम पूछ लो, तुम्हारा क्या डाउट है? हाँ, मैंने क्या बताया, ताप और दाब की विषम स्थिति के कारण आ सकता है, लेकिन कोई फिक्स टाइम नहीं है, साल में किसी भी टाइम आ सकता है। चक्रवात आने का कोई फिक्स टाइम नहीं। जब दाब और ताप की स्थिति आदर्श बनेगी, जब दाब एक तरफ कम हो जाएगा, एक तरफ लो हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा, तो तुरंत चक्रवात आ जाएगा। हाँ, कौन सा चक्रवात? मैंने कहा जब दाब की स्थिति बनेगी वहीं आ जाएगा, लेकिन आएगा मोस्टली तटीय क्षेत्रों में। इसके आने की प्रबलता तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा है। अब आप कहने लगो कि चक्रवात यहाँ आ जाए, दिल्ली में चक्रवात आ जाए, तो नहीं आएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, फिर मैं अगला टॉपिक चलता हूँ।
बोलो, कोई डाउट है क्या? नहीं? तो नया टॉपिक चल पड़ा, भू आकारी आकार किए भू आकार किए बल। ये नया टॉपिक है। पृथ्वी के सरफेस पर, पृथ्वी के अंदर लगने वाले अलग अलग बलों के आधार पर इसको डिसाइड किया गया है, पृथ्वी पर लगने वाले बल के आधार पर। और इस टॉपिक का नाम है भू आकार के बल। वीडियो में पहुंच रहा है इतना? आ रहा है वीडियो में? ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक बल, इसे भू आंतरिक भी बोल सकते हैं। एक हो सकता है भू बाह्य बल। ठीक है। आंतरिक का मतलब है अंदर, अर्थ के अंदर लगने वाला बल है, और ये भू बाह्य, भू के सरफेस पर लगने वाला बल है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताते रहना। ठीक है? ठीक है। इसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है धीमी गति वाला बल, और एक होता है आकस्मिक बल। ठीक है। अब बात करते हैं धीमी गति वाला बल कैसा है। ये धीमी गति वाला बल भी दो प्रकार का होता है। ठीक है। एक होगा जिससे महाद्वीप एवं द्वीपों का निर्माण होता हो। एक होता है जिससे पर्वतों का निर्माण होता हो। ठीक है। फिर ये कैसा, इसके भी दो। एक होता है वलन और एक होता है संवलन। ठीक है, हो गया। आकस्मिक बल, यहां तनाव प्रभावी होगा। ठीक है, और यहां वलन। और जो भूबाह्य बल है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इन टॉपिक को वन बाय वन हम डिसाइड करते चले जाएंगे और आपको क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक है, फिर एक बार क्लियर कर देता हूं। अर्थ के ऊपर बल लगते हैं। जब बल लगते हैं तो उन्हें भू आकारकीय बल कहते हैं। पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर को बनने के लिए ये बल रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इस कारण से इन्हें भू आकारकीय बल कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक भू आंतरिक बल होता है और एक भू बाह्य बल होता है। ठीक है, इस भू आंतरिक और भू बाह्य बल को बहिर्जात और अंतर्जात, इन्हें भूबाह्य है ना, इसे बहिर्जात एवं इसको अंतर्जात बल भी कहते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं। कल कोई किसी किताब में पढ़ के आ जाए और कह दे कि ये बहिर्जात और अंतर्जात तो आपने पढ़ाए नहीं। तो भू आंतरिक बल को अंतर्जात बल और भू बाह्य बल को बहिर्जात बल कहते हैं। ठीक है, अब अंदर लगने वाले बल को भी दो टॉप में तोड़ लिया कि एक बल है जो धीरे गति से काम कर रहा है, एक बल है जो आकस्मिक एक्टिव हो रहा है। ठीक है, इस बल के कारण महाद्वीपों का निर्माण हो रहा है, इस बल के कारण पर्वतों का निर्माण हो रहा है, और इस तनाव वाले बल के कारण भूकंप और वेरी गुड, बहुत बढ़िया सीख रहे, सही कह रहे बिल्कुल, इनका निर्माण हो रहा। ठीक है, और जो ये बहिर्जात बल है इससे भी कुछ हो रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, इससे हो रहा है अपक्षय एवं अपर्दन। यही मेरा काम है, यही बताना मुझे कि ये क्या है।
निश्चिंत रहो, अभी तो बता रहा कि ऐसा होगा, क्या होगा किस तरह होगा वो क्लियर करूंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब मैं 1 बाय 1 एक को डिफाइन करना शुरू कर दूं। पहले शुरू करते हैं, मैंने कहा भू आंतरिक बल, इसके दो पार्ट हो गए, धीमी गति से होने वाला बल। क्योंकि ये आंतरिक बल है तो पृथ्वी के अंदर प्रतिक्रिया होगी, पृथ्वी के अंदर प्रक्रिया होगी तो धीरे धीरे होगी। ध्यान रखना कि धीमी गति से होने वाले बल के अंदर जो बल लगेंगे वो पारस्परिक अप एंड डाउन फोर्स होते हैं। नीचे और ऊपर लगने वाले धीमी गति में जो बल कार्य करेंगे वो ऊपर नीचे लगने वाले बल होते हैं, ठीक है। मोस्टली इनका इफेक्ट आपको नीचे से ऊपर की ओर दिखाई देगा ज़्यादातर, ठीक है। उस कारण से क्या होगा, अब आते हैं महाद्वीपों का निर्माण। महाद्वीपों का निर्माण हुआ कैसे, इस पॉइंट पर आते हैं। ये इतना स्पेस आ रहा भाई वीडियो में, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये प्लेट्स थी और अर्थ के अंदर ये धीरे धीरे ये इस हिस्से पर जल भरा हुआ है और यहां जल में डूबा हुआ एक स्थल है, जमीन है एक। इस जमीन पर नीचे से ये बल लगा और ये जमीन ऊपर आ गई, पानी में ऊपर आ गई बल लगने के कारण। कौन सा बल है, मैंने बताया आंतरिक बल है, अंतर्जात बल है। अंतर्जात बल के कारण धीरे धीरे ये जमीन ऊपर आनी शुरू होगी और ऊपर आने से ये जमीन पानी के बाहर आपको दिखाई देनी शुरू होगी और निर्माण हो गया टापू अथवा द्वीप का, ठीक है। ये प्रक्रिया बहुत धीमी है, इसे होने में 1000 वर्ष लग सकते हैं। 1000 वर्ष में ऐसे जमीन से स्थल ऊपर आएगा, ठीक है। जिसमें आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ये सारे के सारे प्लेट है। प्लेटों के कोलिजन से, प्लेटों के टकराने से, एक दूसरे के साथ टकराने से भूस्थल ऊपर उठा और भूस्थल ऊपर उठा तो एक फोर्स लगा ऊपर की ओर और वो स्थल समुद्र से बाहर निकल गया। यही कारण है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जन्म हुआ, लक्षद्वीप का जन्म हुआ। लक्षद्वीप जो है वो किसके कारण, वो अरब सागर की प्लेट इंडियन प्लेट से टकराई और वहाँ ये प्लेटों के टकराने से कोलिजन हुआ। कोलिजन के टकराने से ये बल, बहिर्जात बल ऊपर की ओर लगा। धीमी प्रक्रिया है, कई सौ साल में वो स्थल ऊपर उतरा और द्वीप का निर्माण हुआ। तो ये वाला टॉपिक मैं समझ लूँ कि आपको समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस बात में, समझ रहे, वेरी गुड। अब इधर आ जाओ दूसरे पॉइंट पर। अब ये वाला टॉपिक है पर्वतों के निर्माण का, ठीक है। यही कारण हुआ कि दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें थी, इन पर बल लगा, इस प्लेट पर ऊपर की ओर, इस प्लेट पर नीचे की ओर, ठीक है। और ये प्लेट अगले स्टेप में इस प्लेट के नीचे खिसकी यहां चली गई। या तो ये प्लेट इस प्लेट के नीचे आ जाए, या ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया, ये वाला हिस्सा नीचे हो गया और ये वाले हिस्से ने ले लिया पर्वत का रूप। और पर्वत कौन सा, ब्लॉक माउंटेन। बताओ समझ में आया क्या? ब्रंश पर्वत का रूप ले लिया तुरंत ही, ये हिस्सा बन गया आपका पर्वतों के निर्माण का, ठीक है। एक कंडीशन होगी, एक कंडीशन ये है कि दोनों प्लेटों का सीधे कोलिजन हो गया, दोनों टकराई तो अर्थ के अंदर टकराने से ये हिस्सा ऊपर उठा, इन दोनों प्लेटों के इस तरफ मूवमेंट से। अभी अप एंड डाउन मूवमेंट दिखा रहा था, अभी दोनों आमने सामने से आ रही, टकराने से ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया और यहाँ एक पर्वत का निर्माण हो गया। ये भी एक धीमी प्रक्रिया है, इससे होने में भी कई सौ वर्ष लगेंगे और कई सौ वर्ष तक निरंतर पर्वत की हाइट बढ़ सकती है। फैक्ट चल रहा है पर्वतों के निर्माण का, ठीक है। अब दो चीज़ है, वलन और संवलन, ठीक है। अगर प्लेटों के टकराने से वलय बन गया एक या दो इस तरह से, इस क्रिया को संवलन कहते हैं। लेकिन अगर अर्थ के ऊपर इस प्रकार से कितने ही वलय बनते हैं तो इस प्रक्रिया को संवलन कहते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया जब चलती रहेगी
तो ये वलय एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। वीडियो में आ रहा है इतना पार्ट? ठीक है। जब ये वलय एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो होगा ये कि एक वलय टूटकर दूसरे वलय के ऊपर यानी एक हिस्से के ऊपर आ जाएगा, और इस कंडीशन में भी एक ऊंचे पर्वत का निर्माण हो सकता है। ठीक है। ये वलय आपस में मिलकर क्रैक्स का निर्माण करेंगे, क्रैक्स, और उस पर्वत में दरार या क्रैक्स पड़ जाएगी और एक ऊंचे पर्वत का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। तो मैं मान लूँ कि आपको वलन और संवलन समझ में आ गया। यहाँ तक मैंने ये वाली धीमी गति की प्रक्रिया आपसे डिस्कस कर ली, तो मुझे लग रहा कि आपको समझ में आ रहा, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, इसे मिटा दूँ। अब चलते हैं आकस्मिक बल। अगर आकस्मिक बल लगे तो फिर क्या प्रक्रिया होगी? होगा ये कि दो प्लेट्स है, एक दूसरे से टकराई और टकराने से ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। ठीक है। या फिर एक प्लेट हमारी है महाद्वीपीय प्लेट और एक प्लेट है समुद्री प्लेट, सी प्लेट। ठीक है, महासागरीय प्लेट। मैंने आपको प्लेटलेट थ्योरी पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था इन दोनों में भारी कौन सी होती है? वेरी गुड, महासागरीय प्लेट। किस चीज की बनी होती है? हाँ, बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है। ये इसकी तुलना में ये आग्नेय की बनी होती है। तो ये बेसाल्ट चट्टानों की प्लेट इसके नीचे घुस जाएगी, यहां भरा हुआ है मैग्मा। ठीक है, ये मैग्मा इसको मेल्ट कर देगा, इतनी कट जाएगी, प्रेशर बनेगा इन दोनों प्लेटों के बीच से, प्रेशर बन के मैग्मा अर्थ के सरफेस पर आएगा और प्रक्रिया हो जाएगी ज्वालामुखी की। हाँ, आप उस छोरी में थे नहीं, जब मैंने ये छोरी पढ़ाई तब आप थे नहीं, तो आपके यहाँ क्यों नहीं आई उसका कारण भी मैंने बताया। आप उस छोरी में नहीं थे तो अब प्रॉब्लम होगी आपको। अलग टाइम ले लेना, अलग बात कर लेना इसके बारे में, या फिर मेरे चैनल पे जाओ, वीडियो रखी है वहाँ, वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगी प्लेटलेट थ्योरी। ठीक है, ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप चैनल पे जाकर वीडियो देखो, घंटे बढ़ जाएंगे मेरे, और क्या होगा। तो मैं बात कर रहा था आपसे, ये कट गई, ये टूट गई। जब ये बाहर निकला मैग्मा और इसने अर्थ की क्रैक्स को तोड़ा तो एक विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के कारण क्या होगा? भूकंप आएगा। और ये प्रक्रिया आकस्मिक होगी, अचानक होगी। यहाँ से कौन सी गैस निकलती है? जब जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया होने वाली हो अथवा प्लेटलेट्स के क्रैक से भूकंप आने वाला हो, उस क्षेत्र में एक विशेष गैस का विशेष प्रभाव देखा जाता है, उस गैस की अधिकता हो जाती है। कौन सी गैस है? कौन सी गैस है सर? रेडान गैस। अगर रेडान गैस की अधिकता होती, प्रबलता हो जाती है वहाँ कि यहाँ कोई भूकंप आने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया? दीपक, आपने सवाल पूछा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया तो होती नहीं, लेकिन भूकंप आता रहता है। हाँ, भूकंप आने का कोज है जो हमारी प्लेट है, इंडियन प्लेट, ये एशियन प्लेट से लगातार कोलिजन कर रही है, लगातार टकरा रही है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है और हमारे हिमालय का बेस ही उसका केंद्र है। इस कारण से इस क्षेत्र में भूकंप का बड़ा जोन बना हुआ है। इस क्षेत्र में बनने वाले सारे डैम प्राकृतिक दृष्टि से खतरनाक समझे जा रहे। जो भी इस क्षेत्र में डैम बनाए जा रहे हैं, अगर कोई बड़ा भूकंप आ गया तो डैम में क्रैक्स आ जाएगा और वो उत्तर भारत में एक बड़ी आफत का कारण बन सकता है। हाँ, आप बिल्कुल सेंटर केंद्र पर हो, आप भूकंप के केंद्र पर हो, मिनिमम 40 फीट। हाँ, तो आपके खैर इस पर क्या होगा इसके बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे, मेरा टॉपिक भटक जाएगा। मुद्दे पर आओ। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो, मैंने बताया आकस्मिक। यहाँ मैंने एक बल बताया था कि वो बल लगता है ऊपर की ओर। यहाँ जो बल लगेगा, अगर ये एक प्लेट है तो इस प्लेट पर ऊपर की ओर से लगेगा तनाव। जो टेंशन इंटेंसिएट होगी वो ऊपर से नीचे की ओर प्लेट को दबाएगी। दबने से प्लेट पहले फ्लेक्सिबल कंडीशन में ऐसी हो जाएगी और ये फोर्स उसे अंदर की ओर दबा देगा। जब ये इसके दबाव को नहीं झेल पाएगी तो इसके हो जाएंगे दो हिस्से,
और ये प्लेट टूट जाएगी। ठीक है, जब ये प्लेट टूटेगी तो यहाँ से जो नीचे मैग्मा है वो बाहर आएगा। दूसरा कोज बता रहा हूँ, पहला कोज मैंने बताया प्लेटों की मूवमेंट है, दूसरा कोज मैंने बताया कि एक ही प्लेट को जो तनाव है वो तोड़ देगा, और तोड़ने से प्लेट की दो परतों के बीच में से जो प्रेशर है वो तेजी के साथ बाहर की ओर आएगा, वो बाहर आएगा, तो इस कारण से भी ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। ठीक है, यहाँ मैंने बताया आपको अपक्षय और अपर्दन, ये भी इस प्रक्रिया के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो सकते हैं। वो किस तरह होंगे वो तब समझते हैं। इसलिए होगा क्लियर, इसे आप समझ गए, इसमें क्या होगा ये समझ गए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब चलता हूं मैं भूपटल पर अर्थ के सरफेस पर होने वाले लगने वाले बहिर्जात बल की। ठीक है, अब इन बल के होते हैं तीन कारण। एक सूर्य का विकिरण, सूर्य से आने वाली ऊष्मा और ऊर्जा एक कारण है सरफेस पर होने वाले अपक्षय और अपर्दन का। दूसरा अर्थ पर चलने वाली हवाएं, आंधी, तूफान, हवाएं। तीसरा कारण है वर्षा। ये तीन कारण है जो अपक्षय और अपर्दन को जन्म देंगे। यानी अर्थ पर लगने वाले ये तीन बल है, उसके साथ साथ चौथा बल अगर आप ऐड करना चाहे तो कर ले, वो है गुरुत्व बल। ठीक है, ये चार कारण मैंने आपको बताए, इनके कारण इस प्रकार के बहिर्जात लगने के कारण अर्थ पर अपक्षय और अपर्दन होगा। इस तरफ का टॉपिक मिटा दिए तो हो गया ना पूरा आपका। ठीक है, दीपक लिंक ले लेना वीडियो का, उससे ले लेना। दीपक नोट नहीं कर पाता, उससे पहले हम मिटा दें तो दिक्कत हो जाएगी उसे। आओ मुद्दे पर। मैंने कहा ये चार बल है, किस तरह होंगे। ये हमारा एक अर्थ का सरफेस है। ठीक है, इस पर सोलर इफेक्ट, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा, जब ये पड़ेगा तो इस सोइल को अति शुष्क कर देगा। ठीक है, इससे मॉइस्चर सोख लेगा, नमी सोख लेगा। नमी सोख लेगा तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच का बॉन्ड कमजोर हो जाएगा और जो ऊपरी परत होगी वो हल्की हो जाएगी। इस क्षेत्र पर जब आंधी तूफान आएगा तो यहाँ की सोइल को, मिट्टी को कहीं और ले जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस घटना को हम अपर्दन कहते हैं। ठीक है, जब एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह उठ के चली गई और जो यहाँ से मिट्टी हटी उसे अपक्षय कहते हैं, मिट्टी का उस स्थान से हटना। एक कारण हो गया, फैक्ट समझ में आ रहा है। हाँ, ठीक है, अपक्षय हो जाना, उसका अक्षय हो रहा है, उसमें कमी आ रही है तो वहाँ से हट गई वो, लेकिन मूवमेंट हो रहा है तो अपर्दन होगा। मृदा अपर्दन आप पढ़ते हैं टॉपिक, तो अपर्दन का मतलब है मृदा का कटाव हो रहा है, मृदा जा रही है। हाँ, वेरी गुड, ये छोरी मैंने उसी की बनाई, कट के ही उसका निर्माण हुआ है। उस कट भी रही, कट का निर्माण भी उसका हुआ है। उसकी हाइट भी इसलिए बढ़ी क्योंकि उसकी मिट्टी हाइट बढ़ने का कारण था, उसके आसपास की मिट्टी कटी भी। हाँ भाई, ठीक है, अपना अपना समस्या अपना आप रखो, ज़्यादा बेहतर है। मुद्दे पर आओ, यहीं रहो फिलहाल। मैंने क्या बताया, एक कोज हो गया, दिखा दिया मैंने कारण। दूसरा कारण है कि इस क्षेत्र पर वर्षा हुई, भयंकर वर्षा हुई यहाँ, और ये पर्वत पहले यहाँ तक था, फिर कटने के बाद यहाँ तक रह गया। अपक्षय हो गया इसका बारिश से, और ये मिट्टी कट के पहले यहाँ कट के यहाँ की थी, ये अपक्षय हुआ इसका, लेकिन वर्षा के बहाव के कारण प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे क्षेत्र का ज़्यादा है, ऊंचे कम, इस तरफ भाग गई और ये मिट्टी यहाँ चली गई। इसे मृदापर्दन कहते हैं। ये अर्थ के ऊपर इन फोर्स के कारण होता है। तो मुझे लग रहा कि आपको अपक्षय और अपर्दन भी ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज मैंने आपसे दो टॉपिक डिस्कस करे, एक चक्रवात, एक अर्थ पर लगने वाले अंतर और बाह्य, आंतरिक और बाह्य बल। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट रहा हो, अब मैं डाउट लूँगा तुम्हारा कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो, कोई डाउट हो तो बता दो। मैंने कहा था ज्योग्राफी बिल्कुल मैथ्स के जैसी है,
लिंक्ड है, पिछले टॉपिक दूसरे टॉपिकों से लिंक रहेंगे। अगर आप पिछले टॉपिक में लिंक आपका ब्रेक हो गया तो आपको दिक्कत रहेगी, तो वो लिंक ब्रेक ना होने दो। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो वीडियो पढ़िए, चैनल पे वीडियो देखो प्रॉपर, आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं ये विश्वास दिला रहा, अगर आप वीडियो देखते रहे, कुछ और ना करा आपने, तो आपका 70% जीके तैयार हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार के चक्रवात की रोटेशन किस तरह से हैं। जैसे मैंने आपको साइक्लोन पढ़ाया है, एक एंटी साइक्लोन होता है, एक एंटी साइक्लोन होता है। मैंने आपको साइक्लोन पढ़ाया, मैंने बताया साइक्लोन में कि उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, घड़ी की सुइयों के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज मूव करता है। मोमेंट जो होती है हवा की वो इस तरह होगी। अगर आपसे एंटी साइक्लोन पूछ लिया तो इसकी डायरेक्शन उल्टी होती है। ये एक्सेप्टेड क्वेश्चन है। किसी से किसी परीक्षा में एंटी साइक्लोन पूछा गया था, एक बच्चे से, उसने मेरे से बात करी, उसने मुझे कहा कि जी आपने तो पढ़ाया था डायरेक्शन ये। मैंने कहा मैंने आपको साइक्लोन की डायरेक्शन पढ़ाई थी। एंटी साइक्लोन, एंटी का मतलब होता है विपरीत, तो इसके उलट डायरेक्शन हो जाएगी। अगर एंटी साइक्लोन आया तो ये डायरेक्शन चेंज। 2-3 चीज़ें हैं एंटी साइक्लोन के बारे में। एक बात तो एंटी साइक्लोन के बारे में आपको समझनी पड़ेगी कि इसकी डायरेक्शन उल्टी होती है इसके कंपैरिजनली, पहली बात। दूसरी, ये वर्षा सहायक नहीं, इससे वर्षा नहीं होती। जो साइक्लोन बताया था मैंने, उससे कहा था वर्षा होती है, लेकिन इससे वर्षा नहीं होती। तीसरी बात, इसकी हवाओं की जो गति होती है साइक्लोन की कंपैरिजनली कम होती है। चौथी बात, इसका जो एरिया होता है, जो कवर्ड एरिया होता है एंटी साइक्लोन के द्वारा, वो उसकी तुलना में 1/10, मैंने बताया था वो 1200 किलोमीटर तक का हो सकता है। तो ये हो जाए कितना, 10 गुना कम, यानी कि 120 किलोमीटर तक एंटी साइक्लोन फैलकर ख़त्म हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं? तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक, चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कई बच्चों को नींद आ रही, वे लगातार साथ देर तक रात को जाग रहे, वो 20-20 में उठ के फ्रेश हो लिया करो, पानी पी लिया करो या अपना मुंह धो लिया करो। अगर लेक्चर में बोरियत आ रही तो मुझे बता दिया करो, ठीक है? हाँ, अगर आ रही हो तो फिर बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं फिर चेंज कर दूंगा मोड पढ़ाने का, ठीक है? तो आपने इतने ध्यान से मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।